एपिसोड 108 अनाथ बच्चे, पुरानी यादें, पुरानी दुश्मनी। कार की रफ्तार शहर की सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर की लाइट्स आयरा के चेहरे पर पड़कर उसकी आंखों में चमक पैदा कर रही थीं। त्रेहान जी बिना कुछ बोले ड्राइव कर रही थे। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद आयरा फिर बोली, अगर ये कोई इमोशनल ड्रामा है तो अभी कार रोक दीजिए, मेरे पास टाइम कम है। त्रेहान जी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने आयरा की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोले, तुम्हें हर चीज़ वार की तरह क्यों लगती है आयरा? आयरा ने खिड़की की तरफ देखते हुए बाहर अंधेरे को देखकर कहा, क्योंकि दुनिया ने मुझे फूल नहीं सिर्फ पत्थर दिए हैं। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट माई सेल्फ, नॉट डू आई वॉन्ट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। उम्मीद और भरोसा इंसान को तोड़ते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और आयरा गोयनका अपने पास ऐसी कोई फकिंग कमजोरी नहीं रखना चाहती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में डार्कनेस उभर आई थी, जिससे उसकी हेजिल आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। त्रेहान जी ने गहरी सांस भरी और सॉफ्ट आवाज में बोले, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। तुम कुछ लोगों की वजह से सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकती हो। आयरा ने त्रेहान जी को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे अपनी दुनिया में किसी को नहीं रखना है जिसे मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। तुम्हारी माँ को भी नहीं। त्रेहान जी ने आयरा की बात बीच में काटकर कहा। आयरा एक पल के लिए चुप हो गई और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, शी इज़ माई मदर, जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। वो मुझे इस दुनिया में लेकर आई हैं। उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। अगर वो मुझे मारना भी चाहें तो भी आयरा उनके सामने एक सवाल तक नहीं करेंगी। वो तो जन्नत है, और जन्नत के लिए कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट। ये कहते हुए आयरा के फेस पर अपने आप ही छोटी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर त्रेहान जी को अपने दिल में बेहद सुकून महसूस हुआ। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ स्टीयरिंग से हटाया और आयरा के सर पर रखकर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोले, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बेहद खूबसूरत लगती हो। थू थू थू, किसी की नज़र ना लगे तुम्हारी प्यारी मुस्कुराहट को। ये कहते हुए त्रेहान जी ने अपनी जेब से एक नोटों का बंडल निकाला और आयरा के सर के ऊपर से वार कर कार को एक चौराहे पर रोक दिया। आयरा की स्माइल एकदम से फीकी पड़ गई और उसका चेहरा वापस पहले के जैसा सीरियस हो गया। उसे खुद पता नहीं चला था कि उसके चेहरे पर कब स्माइल आ गई थी, लेकिन जैसे ही ये बात उसे रियलाइज हुई तो उसका चेहरा वापस पहले के जैसा सीरियस हो गया। सीरियसनेस ऐसी थी जैसे उसने स्माइल नहीं कोई गुनाह कर दिया है। त्रेहान जी ने इधर उधर देखा और तभी उनकी नज़रें वहीं रोड साइड पर सो रहे कुछ लोगों पर पड़ी, जिन्होंने फटी हुई गंदी सी कंबल ओढ़ रखी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन सब के चेहरे दिख रहे थे, जिन पर दुनिया जहान की मासूमियत नजर आ रही थी। वो सब 11-12 साल के बच्चे थे, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। रोड ही उनका घर था और भीख मांगना उनका रोजगार। भीख में खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेते, और नहीं मिलता तो भी बिना किसी से शिकायत करे भूखे पेट सो जाते। शिकायत करते तो भी किससे करते? जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, फिर वहाँ शिकायत बचती ही नहीं है। त्रेहान जी की नज़रें उन सारे बच्चों पर टिकी थीं। उन्हें देखकर उनके दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और कार से बाहर आकर सीधे उन बच्चों के पास आ गए। आयरा भी शांति से उन बच्चों को देख रही थी। त्रेहान जी के पीछे उनके गार्ड्स भी कार से बाहर आ गए। त्रेहान जी ने अपने हाथ में पकड़े नोटों के बंडल को देखा, जिससे कुछ टाइम पहले उन्होंने आयरा की नज़र उतारी थी। त्रेहान जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने वापस उन बच्चों को देखा और नोटों का बंडल उनके सराहने पर रख दिया। वो बच्चे सबसे बेखबर होकर सो रहे थे। त्रेहान जी ने गार्ड्स को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, इन बच्चों के लिए कंबल और खाने का अरेंजमेंट करो। कल इन सबको ओबेरॉय अनाथ आश्रम में छोड़ देना। ध्यान रहे, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ये कहते हुए उन्होंने वापस उन बच्चों को देखा। उनमें एक छोटी बच्ची जो सबसे बीच में सोई थी, उसकी एज 6 साल के आसपास होगी। गाल फूले हुए थे, जिन पर मिट्टी लगी थी। बाल लंबे लेकिन रेत से गंदे हो रखे थे। त्रेहान जी ने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा और धीमी सी आवाज में बोले, कितनी प्यारी बच्ची है। हम जैसे लोग तो यूं ही बदनाम हैं। असली निर्दयी तो इनके माँ बाप हैं, जिन्होंने पैदा करके रोड पर छोड़ दिया। ये कहते हुए उनकी आंखें हल्की लाल होने लगी। उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो इतने मासूम बच्चों को मरने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं। अगर बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं तो उन्हें पैदा भी क्यों करते हैं? पैदा करते हैं तो उन्हें जान से मार दे, यूं हर दिन तड़पने के लिए तो ना छोड़े। ये सब कहते हुए उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आयरा कार के अंदर बैठी चुपचाप उन बच्चों और त्रेहान जी को देख रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने पल आने लगा। एक छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे बैठी ठंड से कांप रही थी। उसकी फ्रॉक गंदी हो रखी थी, उसके चबी चीक्स रोने से लाल हो रखे थे और वो टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। आयरा, वेयर आर यू लॉस्ट?
आयरा के कानों में त्रेहान जी की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वो अपने होश में आई। उसने त्रेहान जी की तरफ देखा, जो कार के अंदर बैठ चुके थे और उसे ही देख रहे थे। आयरा ने भी अपने पिछले जन्म में अनाथ बच्चों के जैसी जिंदगी जी थी, जब तक वो जसवंत चौहान के परिवार में नहीं चली गई थी। आयरा ने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और धीमी सी आवाज में बोली, नथिंग। त्रेहान जी ने कुछ पल आयरा के चेहरे को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उन्होंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद कार एक सुनसान लेकिन बेहद लग्जरी फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। आयरा ने सर घुमा फार्म हाउस को देखा, जो पूरा ग्लास से बना था और अंदर लाइट से जगमगा रहा था। त्रेहान जी कार से बाहर आए और आयरा की तरफ आकर डोर ओपन किया। आयरा कार से बाहर आई। त्रेहान जी ने उसका हाथ पकड़ा और कदम आगे बढ़ा दिए। आयरा ने अपने हाथ को घूरा, जिसे त्रेहान जी ने पकड़ा हुआ था। मेन डोर के सामने आते ही गेट अपने आप खुल गया। आयरा की नज़र तुरंत सिक्योरिटी कैमरास पर गई। इंटरेस्टिंग, उसने धीमे से कहा। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुराने बिजनेस अवार्ड्स और कुछ फैमिली फोटोज लगी थीं। आयरा त्रेहान जी के साथ अंदर आई। उसने नजरें घुमा पूरे हॉल को देखा, जिसकी दीवारें फेग्राफ से भरी हुई थी। आयरा की नजर एक फोटो पर जाकर ठहर गई। उसमें त्रेहान जी अपने बेटे के साथ थे और पीछे खड़ी थी वही फैक्ट्री जो जली थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आयरा ने ठंडी आवाज में पूछा। त्रेहान जी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम दुश्मन हो सकती हो, लेकिन गद्दार नहीं, और मुझे सच जानना है। आयरा की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, मगर चेहरा अब भी स्टील जैसा सख्त था। तो पूछिए। त्रेहान जी आगे बढ़े और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, मेरी कंपनी जली और ठीक उसी हफ्ते तुमने मार्केट में मेरी 3 बड़ी डील्स टेक ओवर कर ली। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बोलते हुए उन्होंने आयरा को देखा, जिसके होठों पर उनकी बात सुनकर किलिंग स्माइल आ गई थी। आयरा मुस्कुराई और कोल्ड टोन में बोली, इत्तेफाक नहीं था, मौका था, और मैं मौके नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आग तुमने नहीं लगवाई। त्रेहान जी की आवाज में यकीन था। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आयरा धीरे से बोली, अगर मैं करती तो नाम भी मेरा ही सामने आता। मैं सामने से वार करती हूँ। त्रेहान जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर जिसने किया है वो हम दोनों का दुश्मन है। आयरा ने पहली बार हल्का सा भौं उठाया और कहा, हम दोनों? त्रेहान जी ने टेबल पर एक फाइल रखी। तुम्हारी कंपनी के कुछ पुराने इन्वेस्टर्स और मेरे बोर्ड के 2 डायरेक्टर एक ही ग्रुप से जुड़े हैं, और उस ग्रुप का हेड है। आयरा ने फाइल खोली। एक नाम देखकर उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। एपिसोड 109, कात्यायनी बिरला, भीख तकलीफ। त्रेहान जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर जिसने किया है वो हम दोनों का दुश्मन है? आयरा ने पहली बार हल्का सा भौं उठाया और कहा, हम दोनों? त्रेहान जी ने टेबल पर एक फाइल रखी। तुम्हारी कंपनी की कुछ पुराने इन्वेस्टर्स और मेरे बोर्ड के 2 डायरेक्टर एक ही ग्रुप से जुड़े हैं, और उस ग्रुप का हेड है। आयरा ने फाइल खोली। एक नाम देखकर उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। आयरा ने सर घुमा त्रेहान जी को देखा, जिनकी नज़रें फाइल के पेज में लगी फोटो पर टिकी थीं और उसके नीचे कात्यायनी बिरला लिखा हुआ था। दीपक बिरला की दूसरी बीवी, जो अभी बिरला एंटरप्राइजेज की ओनर थी। कात्यायनी को फोटो को देखते ही त्रेहान जी की आंखों में खून उतर आया। उनकी आंखों के सामने पुरानी जहरीली यादें आने लगी। त्रेहान जी घुटनों के बल जमीन पर अपने दोनों हाथ जोड़े किसी भिखारी की तरह बैठे थे। उनका सर नीचे झुका हुआ था और आंखें आंसुओं से डगमगाई हुई थीं। कुछ पानी की बूंदें जमीन पर पड़ी थीं। त्रेहान जी ने रौंदे गले से कहा, कात्यायनी जी प्लीज़, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे बच्चे को आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ रुक जाइए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम फिर से अपना बिजनेस शुरू करेंगे, एंड आई अश्योर यू, हम इस बार ज़रूर सक्सेस होंगे। एक औरत तो आदमी का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती है, और आप हमें इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर जा रही हैं। प्लीज़ रुक जाइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ हमें और हमारे बेटे को छोड़कर मत जाइए। हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्होंने सर उठा, आंसुओं से भरी आंखों से सामने खड़ी कात्यायनी को देखा, जिसने अपने हाथ में ट्रॉली बैग पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक भी इमोशन नहीं था। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वो अपने पति को नहीं, रोड के भिखारी को देख रही हो। कात्यायनी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आई एम सॉरी त्रेहान, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ जहाँ गरीबी के अलावा कुछ ना हो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, और मैं उसे आपके जैसे नामर्द के लिए वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मर्द होते तो आज आपकी ये हालत नहीं हुई होती। अपने बेटे को अपने पास रखो, वो भी आपके जैसा ही फट्टू निकलेगा। मैं अपनी ज़िंदगी को आप दोनों बाप बेटे पर वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और प्लीज़ अपना ये सो कॉल्ड ड्रामा किसी और के सामने करना। मुझ पर आपके इस ड्रामे का कोई असर नहीं होने वाला है।
मैं इतनी महान नहीं हूं कि किसी के 2 आंसू देखकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं। ये सब कहते हुए कात्यायनी के चेहरे पर जरा सी भी हमदर्दी, दर्द कुछ नहीं था। कात्यायनी का जवाब सुनकर त्रेहान जी की आंखों से बहते आंसू एकदम से थम गए और वो अवाक से उसे देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतनी हार्टलेस भी हो सकती है, जिसे अपने पति तो दूर बच्चे तक की परवाह नहीं है। कात्यायनी एटीट्यूड से बोली, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो, आपके बाप की 13वीं और उस नालायक को पालने में काम आएंगे। ये कहते हुए उसने अपने पर्स से एक नोटों का बंडल निकाला और उसे त्रेहान जी के मुंह पर दे मारा। पैसों का बंडल त्रेहान जी के मुंह पर लगकर फ्लोर पर गिर गया। त्रेहान जी ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बूंद आंसू की उनकी आंखों से बहते हुए गालों पर लुढ़क कर नीचे फ्लोर पर टप की आवाज के साथ गिर गई। कात्यायनी ने कुछ पल त्रेहान जी को देखा और फिर अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। त्रेहान जी ने आंखें खोल जाती हुई कात्यायनी को देखा। इस वक्त उनकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रखी थीं। उन्हें खुद से नफरत हो रही थी कि उन्होंने एक ऐसी औरत से प्यार किया जो उनके प्यार तो दूर नफरत के भी लायक नहीं है, जो एक औरत कहलाने के लायक नहीं है। त्रेहान जी को औरत जात से ही आज नफरत होने लगी थी। औरत सिर्फ पैसों पर मरती है, वो किसी की सगी नहीं हो सकती है। त्रेहान जी के दिमाग में बार बार यही थॉट आ रहे थे और उनका मन औरत से नफरत करने के लिए और भी ज्यादा बेकरार हो गया। त्रेहान जी खड़े हुए। इस वक्त उनकी आंखों में एक भी इमोशन नहीं थे। उनके सारे इमोशन कुछ पल भर में ही मर गए थे। त्रेहान जी ने सर घुमा पालने की तरफ देखा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। उसकी एज 2 साल होगी। त्रेहान जी पालने के पास आए और सर झुकाकर उस बच्चे को देखने लगे। तभी उनकी आंख से एक बूंद आंसू की बह उस बच्चे के गाल पर गिर गई। अगले ही पल बच्चे की बंद पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी नज़रें सीधे त्रेहान जी के चेहरे पर आकर टिक गई। वो चुपचाप अपनी मासूम आंखों से उन्हें देख रहा था। वो ना रो रहा था और न ही उसकी आंखों में कोई इमोशन थे। 2 साल की एज में ही उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अचानक जोर से हवा का झोंका आया और खुली खिड़कियां आपस में भिड़कर शोर करने लगीं। आवाज़ सुनकर त्रेहान जी अपने होश में आए। उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोलीं। माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें चमक रही थीं और सांसें तेज चल रही थीं। तभी एक बार फिर उनकी नज़रें आयरा के हाथ में मौजूद फाइल पर आकर टिक गई। उसी औरत की फोटो पर आकर उनकी नज़रें ठहर गईं, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर थे। अगर सालों पहले कात्यायनी ने वो सब नहीं किया होता तो शायद त्रेहान जी आज इस मुकाम पर नहीं होते। सिंपल सी लाइफ जीने वाला इंसान इतना नहीं बदलता। आयरा की नज़रें त्रेहान जी के चेहरे पर टिकी थीं। उनकी आंखों की नफरत, तकलीफ, दर्द, उसे सब कुछ नजर आ रहा था। आयरा ने नज़रें घुमा त्रेहान जी की नज़रों का पीछा करते हुए वापस फाइल की तरफ देखा। कात्यायनी बिरला को वो नहीं जानती थी, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े रिव्यांश में मिल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 110। त्रेहान जी की बेटी, रिव्यांश की जलन, फ्यूचर बच्चों की प्लानिंग। आयरा की नज़रें त्रेहान जी के चेहरे पर टिकी थी। उनकी आंखों की नफरत, तकलीफ, दर्द, उसे सब कुछ नजर आ रहा था। आयरा ने नज़रें घुमा त्रेहान जी की नज़रों का पीछा करते हुए वापस फाइल की तरफ देखा। कात्यायनी बिरला को वो नहीं जानती थी, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ी थोड़ी रिव्यांश में मिल रहे थे। आयरा ने त्रेहान जी की तरफ देखा और शांति से पूछा, कौन है ये? बिरला एंटरप्राइजेस? ये तो वही कंपनी है ना जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में फेमस है। त्रेहान जी ने आयरा को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, यस। आयरा ने फिर से कहा, आपको लगता है कि आपकी कंपनी को जलाने के पीछे बिरला एंटरप्राइजेस का हाथ है? क्या उन लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो आग से खेलने की हिम्मत कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस इंसान को आगे बढ़ने का जज्बा देता है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस ओवर में बदल जाता है तो आदमी खुद भी ओवर होने लगता है। ये कहते हुए आयरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। वो बेहद ही अजीब तरह से कात्यायनी बिरला की फोटो पर अपनी उंगलियां घुमा रही थी। त्रेहान जी ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, यस, यू आर राइट। भगवान ने औरत को शौक दिए लेकिन दिमाग देना भूल गया, और इस बात का जीता जागता प्रूफ है कात्यायनी बिरला। औरत जात ही विश्वास के लायक नहीं है। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक बार फिर नफरत उभर आई। त्रेहान जी की बात सुनकर आयरा की एक भौं ऊपर उठ गई। त्रेहान जी जिस औरत जात की बुराई कर रहे थे, आयरा भी उन्हीं में से एक थी। आयरा ने त्रेहान जी को देखा और कोल्ड टोन में बोली, औरत ना ही वीक है और ना ही वो अविश्वास के लायक है। कुछ औरतों के बेस पर आप सारी औरतों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ना ही सारे मर्द एक जैसे हैं और ना ही औरतें,
इसलिए प्लीज़ औरतों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना। मैं औरतों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती हूँ। ये कहते हुए वो बुरी तरह त्रेहान जी को घूर रही थी। त्रेहान जी ने गहरी सांस भरी और हल्की स्माइल के साथ बोले, माय बच्चा, मैंने तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहा, तुम तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अभी उन्होंने इतना ही कहा था तभी डोर की तरफ से किसी की गहरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वाओ डैड, आपने तो बहुत जल्दी पार्टी चेंज कर ली। इतनी जल्दी तो किसी पार्टी का नेता भी पार्टी चेंज नहीं करता है। आपको पॉलिटिक्स की हवा कहाँ से लग गई है, टेल मी। ये कहते हुए रिव्यांश अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले एटीट्यूड से चलता हुआ अंदर आया। उसकी नज़रें आयरा को देख रही थी, जो अभी भी वैसे ही त्रेहान जी को देख रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर भी आयरा ने एक नज़र तक उसे नहीं देखा था। त्रेहान जी का मुंह बन गया। उन्होंने रिव्यांश को घूरते हुए कहा, दिस इज़ माई डॉटर इन लॉ एंड आई एम टॉकिंग टू हर। हम दोनों के बीच तीसरे को घुसने को ज़रूरत नहीं है। रिव्यांश की एक भौं ऊपर उठ गई। वो त्रेहान जी को घूरते हुए सर्द आवाज़ में बोला, तीसरे? अब आपके लिए मैं तीसरा बन गया हूँ डैड। हाउ डिड यू चेंज सो क्विकली? त्रेहान जी ने रिव्यांश से नज़रें फेरते हुए एटीट्यूड से कहा, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, आई डोंट केयर। हमें हमारी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए प्लीज़ तुम बीच में आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये कहते हुए वो जैसे ही आयरा का हाथ पकड़ने को होते हैं, तभी रिव्यांश ने आयरा का हाथ पकड़ झटके से अपने करीब खींच लिया। आयरा हवा की तरह रिव्यांश के सीने से लग गई। रिव्यांश बुरी तरह त्रेहान जी को घूर रहा था। कल तक उन्हें इस लड़की का नाम तक सुनना पसंद नहीं था। वो आयरा को जान से मारना चाहते थे, और आज कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि वो उसे अपनी बेटी बोल रहे हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। रिव्यांश को अंदर ही अंदर अब त्रेहान जी से जलन होने लगी थी। वो अपनी वाइफ को सिर्फ खुद के करीब देखना चाहता था। त्रेहान जी गुस्से से रिव्यांश को देख रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रिव्यांश, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरी बेटी को। ये कहते हुए वो गुस्से से रिव्यांश को देख रहे थे। रिव्यांश ने कस के आयरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शी इज़ माई वाइफ और मुझे अभी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। डैड, क्या आप नहीं चाहते हैं मैं आपको जल्दी आपके पोता या पोती का मुंह दिखा दूं? क्या आप दादा बनना नहीं चाहते हैं? ये कहते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दादा नाम सुनते ही त्रेहान जी की आंखें तारों की तरह टिमटिमाने लगी। वो चमकती आंखों से रिव्यांश को देखने लगे। उन्होंने जल्दी से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, यस, आई वॉन्ट अ लवली डॉटर इन लॉ। उनका जवाब सुनते ही रिव्यांश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। वहीं आयरा अपनी आंखें छोटी किए रिव्यांश को घूर रही थी। कल रात को त्रेहान जी की कंपनी जल गई। रिव्यांश ने उस पर गुस्सा किया था, यहाँ तक उसका गला तक पकड़ लिया था। हर न्यूज़ चैनल पर AR का नाम लिया जा रहा है, और इन सब के बावजूद दोनों बाप बेटे फ्यूचर बच्चों की प्लानिंग में लगे हुए हैं। आयरा रिव्यांश और त्रेहान जी को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। तभी रिव्यांश ने नज़रें झुका आयरा को देखा और उसके माथे पर किस करके बोला, बेबी चले, डैड को पोती चाहिए। मैंने आज तक उन्हें जो चाहिए दिया, अब उनकी ये विश भी मुझे जल्दी से जल्दी पूरी करनी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी डैड दादा बन पाएंगे। ये कहते हुए उसने आई विंक की और तिरछी स्माइल के साथ आयरा को देखने लगा। त्रेहान जी ने कुछ पल उन दोनों को देखा और फिर तुरंत वहां से बाहर की तरफ चले गए, लेकिन तभी अचानक उनके चलते कदम रुक गए। उन्होंने सर घुमाकर उस फाइल को देखा और फिर वापस टेबल के पास आकर फाइल को हाथ में उठाकर रूम से बाहर निकल गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।